हेलो गाइस, आज हम बात करें इन्फ्लेमेशन के बारे में कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है तथा किस प्रकार कोज करता है और इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं और इन्फ्लेमेशन होने के बाद इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है या फिर इसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि आखिर इन्फ्लेमेशन होता क्या है। इज ए डिफेंस मैकेनिज्म बाय द बॉडी टू डिजीज एजेंट एंड इंजरी, यानी कि ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि हमारी बॉडी को डिजीज व एजेंट से प्रोटेक्ट करता है तथा हीलिंग में हेल्प करता है। अगर हिंदी में बात करें तो जब किसी कारक एजेंट द्वारा सेल इंजर्ड होती है तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लोकल प्रोसेस उत्पन्न सक्रिय प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यानी कि जब कोई एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले हमारी वो सेल को इंजर्ड करेगा और सेल इंजर्ड होने के बाद हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसके खिलाफ या उसके ऑपोजिट एक एंटीजन का निर्माण करेगी जिसे लोकल प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि लोकल प्रोसेस उत्पन्न होने की जो सक्रिय प्रक्रिया है उसको ही इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके टाइप्स की कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसके मेनली टू टाइप्स होते हैं। पहले टाइप की अगर बात करें तो वो होता है एक्यूट एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी कि इस प्रकार इन्फ्लेमेशन जो कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर हो जाता है तथा ये इसके लक्षण कम समय तक रहते हैं और इसको 1 वीक या 2 वीक के अंदर ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन की एक सीवियर कंडीशन होती है और ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बॉडी के टिश्यू और सेल्स को प्रभावित करता है, यानी कि धीरे धीरे कोज करता है। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन का सही समय पर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम इसको उदाहरण की बात करें एक्यूट की तो जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया जो कि सडनली होता है। और नेक्स्ट बात करें उदाहरण की तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है, यानी कि जो हमारे अपेंडिक्स की होती है वो उसका पेन जो होता है वो अचानक होता है और इन्फ्लेमेशन भी अचानक कोज करता है। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे क्रोनिक पेप्टिक अल्सर जो होते हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में कोज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में, यानी कि एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कोज, यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन किस प्रकार कोज करता है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन किस प्रकार करता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जो हमारी बॉडी में एजेंट एंट्री करने के बाद सबसे पहले सेल को इंजर करता है और कुछ ही घंटों में इन्फ्लेमेशन को कोज कर देता है। बल्कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एजेंट हमारी बॉडी में एजेंट लॉन्ग टाइम इन आवर बॉडी, यानी कि एजेंट हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहता है और धीरे धीरे बॉडी टिश्यू व सेल को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करें ओरिजिन ओरिजिन यानी उत्पत्ति, यानी कि एक्यूट उत्पत्ति किस प्रकार होती है और क्रोनिक उत्पत्ति किस प्रकार है। जैसे मैंने पहले बता रखा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन सडनली कोज करता है और जो क्रोनिक है वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे कोज करता है। अगर बात करें ड्यूरेशन यानी कि समावधि तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जैसे पहले बताया था कि ये कुछ दिनों के अंदर हो सकता है, बट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कुछ मंथ या मैनी ईयर भी लग सकते हैं। नोट सेल की बात करें यानी कि इन्फ्लेमेशन में कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होती है मोनोसाइट लिम्फोसाइट जो कि दोनों डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं और क्रोनिक में होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। नेक्स्ट बात करें रिजल्ट की आखिर ये सब होने के बाद इनका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होने के बाद इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अवश्य, यानी इस पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है वो तो अब्सेंट रहेगा बट एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बात करें तो ये धीरे धीरे कोज करेगा और ये हमारे जो फाइब्रस टिश्यू है उनको डिस्ट्रक्ट यानी उनको खत्म कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम की तो इसके मेनली 5 सिम्टम होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों 5 सिम्टम। और इन 5 सिम्टम को कार्डियक साइन भी कहा जाता है, यानी कि ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि इन्फ्लेमेशन के कार्डियक साइन कौन से, तो अपन उसमें कंफ्यूज नहीं होना।
वही साइन एंड सिम्टम को ही कार्डिक साइन का, यानी कि जो साइन सिम्टम है यही कार्डिक साइन होते हैं। जैसे सबसे पहले होगा पेन, यानी कि हमें किसी चोट या इंजरी लगी होगी तो उसमें सबसे ज्यादा पहले पेन होता है। उसके बाद हीट, यानी कि जिस एरिया पे हमें इंजरी हुई है वो एरिया हल्का हल्का सा गर्म हो गया, वार्म होगा। थर्ड आएगा रेडनेस। रेडनेस यानी वो एरिया हमें लाल दिखाई देगा, जैसे जहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है या जहाँ पर इंजरी हुई वो एरिया में इस तरीके से थोड़ा लाल दिखाई देगा। और लास्ट लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि जिस एरिया में इन्फ्लामेशन कोज हुआ है उस एरिया का फंक्शन है वो प्रभावित हो जाएगा, या उसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। जैसे कि पता है पहले क्या होगा, जिसमें पेन होगा, फिर रेडनेस होगी, फिर स्वेलिंग होगी, और उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, जैसे पिक्चर अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें डायग्राम में देखा रहेगा, देखो सबसे पहले पेन होगा, यानी जिस एरिया पर लगेगा पेन होगा, फिर हल्का सा वार्म होगा, उसके बाद रेडनेस आएगी, उसके बाद स्वेलिंग आएगी, उसके बाद उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखा दोस्तों, इसमें 4 नंबर नहीं, इसमें बीच में स्वेलिंग जो था वो अपने मिस हो गया था। ठीक है, इसको नोट कर लेना साथ में। नहीं, ये पांचों सिम्टम जो है ये इंग्लिश वर्ड में लिखे गए। किसमें लिखे गए? इंग्लिश वर्ड में। बट कभी कभी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे कि पेन होगा, इट, इनको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, क्योंकि इनको लैटिन वर्ड में भी अलग अलग इनका नाम दिया गया है। यानी जैसे कि क्वेश्चन मिल सकता है कि पेन का लैटिन वर्ड क्या है, या फिर ऐसा मिल सकता है कि रेडनेस का लैटिन वर्ड क्या है। तो इनके सबके अलग अलग लैटिन वर्ड है जिन्हें हमको देखेंगे, और उनको याद करना भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या है एक नंबर का क्वेश्चन इनसे आ सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पेन, कि पेन को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं। तो पेन का होगा डोलोर। और अब इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि पेन जब होता है किसी पेशेंट को तो उसको पेन किधर देते हैं, और पेन के लिए मोस्ट हम देते हैं डाइक्लोफिनेक, तो डी से हम रख सकते हैं डोलोर। नेक्स्ट बात करेंगे हीट। हीट को बोलते हैं कैलोर। क्या बोलते हो? कैलोर। थर्ड अपना है रेडनेस। तो रेडनेस को बोलेंगे रूपोर, यानी कि आर से रेडनेस, आर से रूपोर। फिर है लूज ऑफ फंक्शन, इसको बोलेंगे फंक्शन लेजिया। क्या बोलेंगे? फंक्शन लेजिया। और लास्ट वन बच गया स्वेलिंग। और स्वेलिंग को कहा जाता है ट्यूमर। जब भी कोई ट्यूमर होती है तो उसमें स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होने पर ही ट्यूमर होती है, तो हम स्वेलिंग याद रख सकते हैं ट्यूमर से, यानी स्वेलिंग क्या बोलेंगे? ट्यूमर। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इनको हमें याद करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कोज, यानी कि इसके कोज क्या क्या है, यानी इन्फ्लुएंस कोज किस प्रकार करता है। तो इसके अलग अलग कोज होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल फैक्ट, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन कोज कर सकती है। जैसे हम कहीं चल रहे हो, गिर गए, चोट लग गई, उसे कारण हो सकता है। या हो सकता है अपन किसी फैक्ट्री में काम करें, केमिकल के कॉन्टेक्ट में आ गई तो इन्फ्लामेशन कोज हो सकता है। नेक्स्ट बात है केमिकल फैक्टर। इसमें जो मैंने बताया, जैसे हमारी बॉडी केमिकल फैक्टर में आ जाए या केमिकल फैक्टर हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो इन्फ्लामेशन कोज हो सकता है। नेक्स्ट बात करें पैथोजेनिक। पैथोजेनिक को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु मेनली क्या होते हैं? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। यानी कि बैक्टीरिया भी इन्फ्लेमेशन कोज कर सकता है, वायरस भी इन्फ्लेमेशन कोज कर सकता है, फंगस जो भी इन्फ्लेमेशन कोज करता है, प्रोटोजोआ भी इन्फ्लेमेशन कोज, यानी कि ये सब सूक्ष्म जीवाणु हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी बॉडी के इम्यूनिटी। इसमें मेनली आता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के सेलर टिश्यू को नष्ट पहुंचाना या हानि पहुंचाना शुरू कर देती है, जो कि हमारे सेल है
टिश्यू को नष्ट करती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है, वो हमारी बॉडी के प्रति एंटीजन का निर्माण कर देती है, जिससे वो इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। नेक्स्ट बात करें न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। न्यूप्लास्टिक ग्रोथ का मतलब है कि एक ऐसी ग्रोथ जो सेल या टिश्यू में हो सकती है जो अनकंट्रोल व अनियंत्रित हो, यानी अनकंट्रोल और एबनॉर्मल ग्रोथ, दैट्स कॉल्ड न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। इसमें मेनली आता है कैंसर, जिसमें हमने देखा होगा एक ट्यूमर होती है और ट्यूमर की एक एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, जिससे हम न तो सामान्य होती है और न इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन को प्रभावित करें, यानी कि उनसे भी हमें इन्फ्लेमेशन होने की किसी में कम संभावना होगी, किसी में ज्यादा संभावना होगी, इस प्रकार। सबसे पहले आएगी इसमें एज, यानी कि जो इन्फांट या ओल्ड एज है उसमें इन्फ्लेमेशन होने का चांस सबसे अधिक रहता है, क्योंकि जैसे हम पीछे पढ़ा इसके एक कोज में था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में माइक्रो इन्फ्लेमेशन कोज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इन्फांट और ओल्ड एज होती है उसमें इम्यूनिटी जो पावर होती है वो वीक होती है। इन्फेंट और ओल्ड दोनों में भी इम्यूनिटी पावर जो है वो वीक होती है, जिसके कारण वो इन्फ्लेमेशन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट बात करें न्यूट्रिशन लेवल की, यानी कि पोषक तत्व। जो व्यक्ति या जो पर्सन माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है, कुपोषण का शिकार होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होगी, इसलिए उसमें होने की संभावना ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करें एडिक्वेंसी ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी कि जिस हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं होगी तो जिस स्थान पर हमें इन्फ्लेमेशन को जो है हल्का सी चोट लगी है वहां पर हीलिंग होने में देरी लगेगी, और अगर हीलिंग हो कहीं जैसे अपन को चोट लगी है, इंजरी हुई है, वहां हीलिंग हो देरी से होगी तो डेफिनेटली वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करें डब्ल्यूबीसी काउंट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण होती है, जैसे डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया या कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो कुछ भी आ सकता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने का डब्ल्यूबीसी करती है। इसलिए नॉर्मल में जो कोल्ड वेदर में जो सर्दी जुकाम होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका ठीक होने का कारण क्या है डब्ल्यूबीसी काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है असामान्य अबनॉर्मल होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी संख्या नॉर्मल से कम होगी तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कोज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संक्रमण होने की चांसेस अधिक रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें हार्मोनल इफेक्ट, यानी कुछ ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कोज कर सकते हैं। हार्मोनल इफेक्ट में मेनली आपने देखा होगा डायबिटी का पेशेंट, जो कि आजकल हर तीसरे चौथे घर में एक पेशेंट आपको मिल जाता है। डायबिटी पेशेंट कभी आपने ऑब्जर्व किया हो या कहीं देखा हो तो उसको हमेशा एक एडवाइस दी जाती है कि इंजरी या चोट से बचे। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें जो डब्ल्यूबीसी काउंट है उसमें हिस्टामिन का एक सीक्रेशन होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण उसकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होती है, बहुत ही स्लो होती है। इस वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन कोज हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन अगर कोज हो गया और हीलिंग लेट हो रही है तो उसमें क्या धीरे धीरे उसके टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाना शुरू हो जाएंगे और वहां पर पस बनना पस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, यानी उसका जो ऑर्गन है वो लास्ट में काट कर हटाना भी पड़ सकता है, ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए उसको हमेशा बोला जाता है कि आप उन लोगों को चोट और इंजरी से बचे रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन कोज तो हो गया, अपने पास कोई पेशेंट आया एज ए नर्सिंग स्टाफ तो हम उसमें मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे। तो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट तो कोई होता नहीं, क्योंकि नॉर्मल इसको मेडिसिन देकर ठीक किया जा सकता है। तो इसमें मेनली हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले देखेंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले जैसे को फीवर है, यानी इन्फ्लेमेशन कोज हो फीवर भी आ सकता है, और फीवर हम देंगे एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को कम करने वाली ड्रग्स। इसमें मेनली आती है पीसीएम यानी कि पैरासीटामोल। नेक्स्ट बात है एनाल्जेसिक ड्रग, यानी जिस एरिया पर उसको इन्फ्लेमेशन हो उसके कारण उसको पेन भी होगा, और एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर भी बोल सकते हैं उसको एक तरह से। और एनाल्जेसिक ये ड्रग क्या करती है, उस व्यक्ति या बॉडी पर्सन पेशेंट की बॉडी में
पेन को कम करेगी। इसमें मेनली ड्रग जो दी जाती है वो मोस्ट ऑफ ड्रग है डाइक्लोफिनेक, जो आजकल नॉर्मल डॉक्टर लिख देते हैं। नॉर्मल दर्द में भी डाइक्लोफिनेक लोग लेते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग, यानी सबसे महत्वपूर्ण इन्फ्लेमेशन ड्रग जो होती है वो यही होती है एंटी इन्फ्लेमेशन, यानी कि एंटी यानी ऑपोजिट, इन्फ्लेमेशन है इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन विरुद्ध कार्य करने वाली ड्रग। इस ड्रग में मेनली अपन स्टेरॉइड दे सकते हैं, जिसे हम कोर्टिकोस्टेरॉइड बोल सकते हैं। इसमें मेनली हम कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी स्टेरॉइड देंगे इसमें, जो कि स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करे। इसमें मेनली चलता है डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन। और एक इसका सेम टाइप भी होता है, जैसे वो नॉर्मल होता है, वो कहीं डेक्सा देते हैं और कहीं इसको नॉर्मल होता है डेक्सा। और नेक्स्ट देंगे बीटामेथासोन, जो कि एक डेक्सामेथासोन की तरह ही कार्य करता है, और ये दोनों ड्रग स्टेरॉइड ड्रग होती है। नेक्स्ट वर्ग है एनसैड ड्रग, यानी कि नॉन एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करे, बट ये स्टेरॉइड नहीं हो। पहले हमने स्टेरॉइड दी थी, बट इसमें स्टेरॉइड नहीं होगा। इसमें मैंने देते हैं आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, या इसमें एक और देते हैं एस्पिरिन ड्रग, कहते हैं एस्पिरिन। नेक्स्ट बात करें तो इंक्रीज स्वेलिंग, यानी जिसको इन्फ्लेमेशन होगा उसमें स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो स्वेलिंग कम करने के लिए मेनली आता है रिच, RICE रिच। तो इसमें आर का मतलब होगा रेस्ट, यानी कि उस पेशेंट को अपन को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन जो है कम हो सके। आई का मतलब होता है आइस एप्लीकेशन, आइस एप्लीकेशन, या फिर इसको अलग नाम से बुला सकते हैं कोल्ड एप्लीकेशन, दोनों सेम बात है। जिस एरिया पर स्वेलिंग हो रखी है वहां पर हम आइस एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, जिससे कि उसकी स्वेलिंग जो है वो कम की जा सके। नेक्स्ट बात करें हम सी की, तो उस पेशेंट का हम ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रखने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट बात करें ई की, ई यानी एलिवेट, यानी किसी भाग को ऊपर उठाना, एलिवेटेड है किसी भाग को ऊपर उठाना, यानी कि जिस एरिया पर इन्फ्लेमेशन कोज हुआ है उस भाग को एलिवेटेड कर देंगे, जिसके नीचे कुछ पिलो या लगा के उस भाग को एलिवेटेड ऊपर उठा देंगे, जिससे कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी और हीलिंग जल्दी होगी। नेक्स्ट बात नर्सिंग मैनेजमेंट, जो हमारे सबसे मोस्ट कॉमन होता है। नर्सिंग मैनेजर जो एज ए नर्सिंग स्टाफ नहीं, कभी डॉक्टर वहां पे नहीं हो, तो हम उस पेशेंट के लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं एज ए नर्सिंग स्टाफ। तो सबसे पहले पेशेंट को सफिशिएंट रेस्ट प्रदान करेंगे, यानी सफिशिएंट रेस्ट टू पेशेंट, यानी कि उस पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करनी है, आरामदायक देना है। द कॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन मस्ट बी फाउंड, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसको इन्फ्लेमेशन आखिर हुआ किस कारण है, किसी इंजरी कारण हुआ है या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हुआ है, तो किस प्रकार वो हमें कोज पता लगाना ताकि उस अनुसार हम ट्रीटमेंट कर सके। थर्ड की बात करें तो यूज एन इन्फ्लेमेशन पिलो टू एलिवेटेड द बॉडी सो दैट स्वेलिंग कैन बी रिड्यूस, यानी कि जिस भाग पर, जैसे पिछली बार देखा था मेडिकल मैनेजमेंट में एक जख्म आया था रिच, उसमें हमने देखा था ई में आया था एलिवेटेड, यानी जिस भाग के, जैसे पहले बता देता हूँ, यानी कि जिस भाग पर इन्फ्लेमेशन कोज हुआ है उस भाग को एलिवेट करेंगे, पिलो रख सकते हैं या कुछ और भी रख के उस भाग को ऊपर उठाना, ताकि क्या स्वेलिंग जो है वो कम हो सके, यानी कि हीलिंग पावर तेजी से होगी तो स्वेलिंग अपने आप कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें द पेशेंट शुड बी गिवन मोर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन अ डाइट, यानी कि एक टाइप था, एक फैक्टर था, नहीं सॉरी टाइप नहीं, एक फैक्टर पैटर्न था जिसमें था न्यूट्रिशन लेवल, यानी उसे जो वो व्यक्ति माल न्यूट्रिशन का शिकार, उस व्यक्ति में नॉर्मली प्रोटीन की कमी होगी, उस वजह से माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का शिकार हुआ है, तो उस ऐसे व्यक्ति हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक देनी है, जिससे कि हीलिंग पावर बढ़े और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो जल्दी से रिकवरी हो सके। नेक्स्ट बात करें द पेशेंट शुड बी गिवन 2400 ml ऑफ द सब्सटेंस डेली, यानी कि उस पेशेंट को 2400 ml सब्सटेंस देना है। इसमें क्या होता है, जैसे वाटर भी हो सकता है और फ्लूइड भी अपन हो सकता है, जिसमें RL NS GNS जो भी डॉक्टर ले उनके अनुसार अपने देना होता है।
ताकि उस पेशेंट को क्या है डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें, द पेशेंट वाइटल साइन शुड बी असेस्ड बाय टाइम टेबल, यानी कि पेशेंट के वाइटल साइन असेस करने हमें जरूरी होता है, क्योंकि अगर पेशेंट के वाइटल साइन हल्के से भी ऊपर नीचे हो रहे हैं तो यानी कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। तो अगर उसमें हम पहले असेस या टाइम पे उसका असेस करते रहेंगे तो उसको होने वाले सीवियर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। अगर वाइटल साइन बात करें तो इसमें मोर आप बता देता हूँ कि वाइटल साइन क्या क्या होता है। इसमें पहले बीपी देखेंगे पेशेंट की, यानी ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखेंगे पल्स रेट, पल्स रेट क्या है, और टेम्परेचर यानी कि उस व्यक्ति का टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट बात करें, फोल्ड स्पॉन्ज शुड बी डन ऑन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द पेशेंट। इसकी पहले मैंने बात कर ली, फिर एक और बताऊं, यानी कि जिस भाग पर इन्फ्लेमेशन हुआ है उस भाग पर हमें आइस एप्लीकेशन या कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करनी, जिससे कि हीलिंग जल्दी से और स्वेलिंग कम हो। लास्ट में हेल्थ एजुकेशन, यानी उस पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना भी बहुत जरूरी होता है, यानी कि जिस पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको डाइट में क्या लेना है, उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सब इसमें अपन को दे सकते हैं। और इसमें एक और भी अपन ऐड कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसमें मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट को अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या करते हैं कि जो पेशेंट है या उसके रिलेटिव है उसको स्ट्रेस एंजाइटी उससे बचाया जा सकता है, जिससे कि हीलिंग पावर या रिकवरी उसकी पेशेंट की जल्दी हुई। वरना अगर क्या होगा, जैसे कि पेशेंट किसी टेंशन ले रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, सो के डिप्रेशन चला जाएगा तो उसकी हीलिंग पावर स्लो हो जाएगी, बॉडी काम करना कम कर देगी और उसका इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। इसलिए पेशेंट अपन पहले ही साइकिल सपोर्ट दे सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं कि ऐसी नॉर्मल बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी, वन एक वीक 2 वीक में ठीक हो सकती है, इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो आज का इन्फ्लेमेशन टॉपिक अपना यहीं समाप्त हुआ, और ऐसे ही अलग नेक्स्ट अलग टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।